नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू फाउंड्रिक्स। मैं हूं आपकी होस्ट सुपर्णा और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है समझना, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन होता है सॉलिड एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इस फाउंडेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। ये एक अप्रोच है जो आपको किसी कंपनी के एक्चुअल वर्थ को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। So get ready for a deep dive into the world of stock fundamentals. What is fundamental analysis? सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी मेथड है जिसमें किसी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को एनालाइज करके उसकी ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। इस प्रोसेस का प्राइमरी गोल होता है ये असेस करना कि एक स्टॉक का प्राइस अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं तो आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल डेटा जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट लेवल्स और अदर की इंडिकेटर्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस वो फैक्टर्स होते हैं जो नंबर्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते लेकिन किसी कंपनी के फ्यूचर सक्सेस को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जैसे बिजनेस मॉडल। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? क्या कंपनी के पास कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी है? ये समझना जरूरी है कि कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में प्लेस कर रही है और कैसे अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करती है। मैनेजमेंट कंपनी की लीडरशिप और मैनेजमेंट टीम को इवैल्यूएट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। ये देखना जरूरी है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और क्या उन्होंने पिछले चैलेंजेस को सक्सेसफुली टैकल किया है या नहीं। इंडस्ट्री एंड मार्केट पोजीशन। कंपनी का इंडस्ट्री में पोजीशन क्या है? क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन? अगर आप एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या कंपनी के पास कोई लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जैसे पेटेंट्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू या कस्टमर लॉयल्टी? ऐसे एडवांटेजेस कंपनी के प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे मार्केट में डोमिनेंट बनाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो सब फैक्टर्स आते हैं जो नंबर्स या फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू कैसे ग्रो हो सकता है? क्या कंपनी के सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं? अगर एक कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव है तो ये कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस का इंडिकेटर हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन्स। प्रॉफिट मार्जिन्स देखना भी एसेंशियल होता है। क्या कंपनी के प्रॉफिट्स स्टेडीली ग्रो हो रहा है या डिक्लाइन हो रहे हैं? हाई प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब होता है कंपनी अपने कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रॉफिटेबली सेल कर रहे हैं। अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस एक ऐसा मेट्रिक है जो कंपनी के टोटल अर्निंग्स को आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अगेंस्ट डिवाइड करता है। हायर ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीई रेशियो।
पीई रेशियो एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएशन मेट्रिक है। ये शो करता है कि इन्वेस्टर्स कितनी प्राइस पे कर रहे हैं कंपनी के अर्निंग्स के अगेंस्ट। अगर पीई रेशियो लो है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है, अगर हाई है तो स्टॉक ओवरवैल्यूड हो सकता है। डेट टू इक्विटी डीई रेशियो। डीई रेशियो शो करता है कि कंपनी के पास कितना डेट है उसके इक्विटी के अगेंस्ट। हायर डेट रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर कंपनी के प्रॉफिट्स स्टेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। ROE शो करता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी को कितनी इफेक्टिवली यूज करता है। हायर ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे रही है। हाउ टू परफॉर्म फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो आपको कंपनी के वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। ये शो करता है कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना खर्चा कर रही है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। इससे आप ये एसेस कर सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना जरूरी होता है ताकि आप ये समझ सके कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो हो रहा है। ये शो करता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है और क्या उसके पास एनफ लिक्विडिटी है। एनालाइज द इंडस्ट्री। कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ साथ इंडस्ट्री एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या डिक्लाइन हो रही है। आपको ये समझना होगा कि कंपनी अपनी इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करती है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना भी एसेंशियल होता है। ये देखिए कि आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कैसा है। क्या कंपनी के पास कोई एज है जो उसे कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। लुक एट वैल्यूएशन रेशियोज। वैल्यूएशन रेशियोज जैसे पीई रेशियो, पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड को एसेस करना जरूरी होता है ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टॉक ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड। कंसिडर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट्स भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। इन फैक्टर्स को भी एनालिसिस में इंक्लूड करना जरूरी है। Advantages and limitations of fundamental analysis। जैसे किसी भी एनालिसिस टेक्निक के, फंडामेंटल एनालिसिस के भी अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म फोकस। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये कंपनी की ट्रू वैल्यू को असेस करता है, ना कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर फोकस करता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। ये एनालिसिस आपको कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देता है, जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। लेस स्पेक्युलेटिव। फंडामेंटल एनालिसिस स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से काफी डिफरेंट है। इस अप्रोच में आप किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि मार्केट रूमर्स या शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर। लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। टाइम कंज्यूमिंग। फंडामेंटल एनालिसिस काफी डिटेल्ड और टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, जो बिगिनर्स के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। सब्जेक्टिविटी इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट क्वालिटी या इंडस्ट्री ट्रेंड्स सब्जेक्टिव होते हैं और हर इन्वेस्टर उन्हें अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वैल्यू को एसेस करता है। तो ये था हमारा एपिसोड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम करता है और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं स्टॉक्स को इवैल्यूएट करने में। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट के फैन हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। इफ यू फाउंड दिस एपिसोड हेल्पफुल तो फाउंड्रिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। Thank you for watching and I'll see you in the next episode.